तो सर वेलकम सर टू आवर लाइव। ओके, इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर अस कि आप हमारे पहले लाइव पे आए हैं। ठीक है। थैंक यू सर। तो सर स्टूडेंट ने क्या ना बहुत सारे क्वेरीज भेजी हैं, ठीक है, जेई नीट के लिए रिगार्डिंग आपके लिए। हाँ, ओके हम काम करेंगे, हम क्विकली स्टार्ट करेंगे। मैं पूछूंगा आपसे सवाल उनके स्टूडेंट्स के, एंड यू गाइड देम विथ योर एक्सपीरियंस। ओके सर। तो फर्स्ट तो ऑफ सर ऑल पहला क्वेश्चन वेलकम। ना मेरे पास आया है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर जेई और नीट? कब स्टार्ट करना चाहिए बच्चे को सर? ओके सो एक कुछ दिन पहले कोरा पे मैं रीड कर रहा था। तो कोरा पे देयर वाज अ क्वेश्चन कि माय सन इज 1 year old, व्हेन शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी? एंड द यस सर। आंसर वाज यू आर 1 year 9 months late. So the day you conceived, you should have actually started preparing. So that was basically sarcasm कि भाई अभी यस। 1 साल का बच्चा जीने दो उसको। तो यूजुअली अक्रॉस द कंट्री आई कैन सी दीज डेज कि आजकल 6 स्टैंडर्ड से लोग स्टार्ट कर देते, बट इन माय ओपिनियन नॉट द राइट टाइम। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में आपको थोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड 10th इज द ऑप्टिमम टाइम। अगर 9th में स्टार्ट नहीं किया तो 10th में तो स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके। और नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई ऑप्शन है नहीं। सो राइट टाइम टू स्टार्ट इज 9। लेट हो गया तो भी 10th में तो स्टार्ट कर देना चाहिए। बट इट डजेंट मीन अगर स्टार्ट नहीं किया 10th में, हमने 11th में स्टार्ट किया तो लेट हो गया। आपको थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट यू विल बी एबल टू डू इट। सो 9th इज बेस्ट टाइम, 10th इज ओके टाइम, 11th इज यू हैव टू वर्क हार्डर। ओके। ओके। ओके सर। तो सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है स्टूडेंट का। सो व्हाट टू चूज, है ना, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग, है ना, इतने सारे ऑप्शंस आ गए। सो ऑफलाइन चूज करें, ऑनलाइन चूज करें, इनके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के, तो सर इस पे थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, ये आजकल कॉमन क्वेश्चन हो गया है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो गया है। इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, पहले तो ऑप्शन नहीं थे, सब कुछ ऑफलाइन चलता था, इट वाज बेस्ट कि भाई गए क्लासरूम, गए टीचर्स के साथ पढ़ा, डाउट्स किया। अभी ऑनलाइन आने से हमें बहुत सारी चीजें कंफर्ट दिखने लगा है। और वो भी कोविड में तो और भी ऐसा हो गया कि हर कोई कंफर्टेबल घर पे बैठा आराम से पढ़ना चाहता है कि घर पे बैठे हैं, ना कोचिंग जाना है ना आना है, आराम से घर पे बैठे हैं और बॉक्सेस पहन के बैठे तो भी चलेगा। कोचिंग जाएंगे तो यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होना पड़ेगा। तो वो सब सारे कंफर्ट मिलता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑफलाइन का कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग इज बेस्ट व्हेन मिक्स्ड विद ऑनलाइन। ओके। तो इन लाइफ ऑल्सो ऑलवेज कॉम्बिनेशन इज गुड। यू कैन नेवर से इन एनी क्वेश्चन कि ये वाला ही सबसे अच्छा होता है। हर चीज के अपने प्लस माइनस होते हैं। तो ऑनलाइन का अपना मजा है, ऑफलाइन का अपना है। दोनों का बैलेंस बनाओगे तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ना। जिनके पास फैसिलिटी है ऑफलाइन का उनके लिए बताता हूं मैं कि ज्वाइन एन ऑफलाइन कोचिंग, जो भी आपके नियरेस्ट हो। उसको पूरा फोकस करो, टीचर्स के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन रखो, टीचर्स को अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। दे विल बी एबल टू हैंडल ऑल योर क्वेरीज। पढ़ाई जो भी करनी हो उसके लिए टीचर्स को ही पकड़िए। आपके ऑफलाइन टीचर आपके बेस्ट मेंटर्स हैं, उनको उनकी हेल्प लीजिए। एंड देन फॉर एनालिटिक्स पार्ट, टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर लैकिंग, व्हाट इज योर वीक एरिया, व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया, उसके लिए आपको ऑफलाइन में काम नहीं होगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज फॉर ओके। अ टीचर इट इज वेरी डिफिकल्ट। इफ टीचर इज टीचिंग 200-300 स्टूडेंट्स भी अगर वो टीच करता है तो हर बच्चे का हर क्वेरी, हर डाउट, हर चैप्टर समझना, उसको याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वेयर टेक्नोलॉजी कम्स इनटू प्लेस। लाइक आप ब्रेनफ्लिक्स पे देखोगे तो यू विल गेट टू नो एवरी सिंगल स्टूडेंट्स के बारे में कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट, तो चलो सब्जेक्ट वीक है, या सब्जेक्ट नहीं तो कोई एक टॉपिक चैप्टर वीक है, चैप्टर भी नहीं तो चैप्टर का कोई एक पार्ट भी वीक होगा तो पता चलता है कि भाई जैसे बच्चे तो है सब्जेक्ट वाले हैं। तो इफ आई से भाई मैथमेटिक्स में आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लोकेशन ऑफ रूट वाला चैप्टर है, लोकेशन ऑफ रूट का जो पॉइंट है वो गड़बड़ है। इतना डिसेंट, इतना टू द पॉइंट जाके एनालिटिक्स जो है वो ऑनलाइन में ही पता चलता है।
बट यस, ऑफलाइन अगर अवेलेबिलिटी है तो गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस। हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए पैरेलल आपको ऑनलाइन सिस्टम रखना चाहिए। दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ना। ओके, दैट्स सम गुड। हाँ पर हाँ सर, बोलिए। हमारे पास नहीं है ऑफलाइन का, हमारे यहाँ टीचर्स नहीं है। टीचर्स नहीं है तो डेफिनेटली दे आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स विच विल हेल्प यू विद ऑल द लर्निंग ऑल्सो। ओके, दैट्स ग्रेट एडवाइस सर। सो सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हाउ टू हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द टाइम बिटवीन द थ्री सब्जेक्ट्स, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं ना, आई ऑल्सो यूज्ड टू फेस दिस, कि मैथ्स में इतना टाइम दे दिया, फिर केमिस्ट्री में कितना टाइम दें, है ना। फिर नीट के लिए भी है कि बायोलॉजी में कितना टाइम दें, केमिस्ट्री में कितना दें। सो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द टाइम बिटवीन द थ्री सब्जेक्ट्स, ये थोड़ा बताइए सर। इसमें क्या है, दो चीजें हैं। एक तो होता है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द स्टडी एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द टेस्ट। टेस्ट के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग होता है, स्टडी के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग होता है। तो यू हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट इक्वल टाइम इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ऑलमोस्ट इक्वल मतलब थोड़ा कम टाइम लगेगा आपका केमिस्ट्री में, बिकॉज वहां पे कैलकुलेशन थोड़े कम होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, फिजिकल है तो थोड़ा कैलकुलेशन आएगा। देन कम्स फिजिक्स का पार्ट, फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होता है। एंड देन कम्स मैथ, जहां पूरा ही कैलकुलेशन है। तो आई विल से 25% टाइम शुड गो टू केमिस्ट्री, 35% टाइम गोज टू फिजिक्स, और बाकी का टाइम मैथ्स में जाएगा। बट इस पे ऐसा नहीं करना है हमें कि भाई 25 मिनट हो गए, चलो बंद किया केमिस्ट्री, अब चलो मैथ्स में जाना है। ऐसा नहीं करना है। आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ हमारे लिए अच्छा है, अभी फॉर्म में है, तो फॉर्म चेंज नहीं करना है। डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट इफ यू आर कंफर्टेबल इन दैट सब्जेक्ट दैट एंड देयर। होगा क्या, विद इन अ वीक, एक साल का जो पूरा कंफर्टेबल आएगा, कंफर्ट जोन आएगा, उसमें अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक कि आप पूरा वीक मैथ से पढ़ने वाले हो, ऐसा नहीं होने वाला है। आपके टेस्ट होंगे, एग्जाम होगा, आपके होमवर्क होगा, तो बैलेंस अपने आप हो जाता है। तो आई विल से कि किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस की जरूरत नहीं है। बैलेंस बना के चलिए। एंड बैलेंस इज कि 1/4 ऑफ द टाइम, 25% टाइम गोज टू केमिस्ट्री, और बाकी का टाइम फिजिक्स और मैथ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अब जब एग्जाम की बात आती है, तो एग्जाम में केमिस्ट्री में और भी फास्ट हो जाते हैं। तो एग्जाम के टाइम पे देखा जाए तो सिर्फ 20% टाइम गोज टू केमिस्ट्री, और बाकी 40% टाइम गोज टू मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो आपको पढ़ाई में थोड़ा कम टाइम लगाना है, लेकिन एग्जाम में तो काफी कम टाइम लगाना है केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कोरिंग होता है। एंड आप लोग फास्ट भी होते हैं, क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए केमिस्ट्री में टाइम बचता है। और वो टाइम आपका एक्चुअली मैथ्स में जाने वाला है। एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट मैथ्स ही आता है आजकल, तो मैथ्स में आपका ज्यादा टाइम लगने वाला है। बट इट डज नॉट मीन कि मैं 2 घंटे मैथ्स ही करने वाला हूं, ऐसा कभी नहीं करना। इफ आई गिव यू एग्जैक्ट टाइमिंग, तो 40 मिनट शुड गो टू केमिस्ट्री, 60 मिनट गो टू मैथ्स, एंड 80 मिनट गो टू मैथ्स, सॉरी, 60 मिनट टू फिजिक्स एंड 80 मिनट टू मैथ। तो 40, 60 और 80 फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स इन एग्जामिनेशन। और पढ़ाई की बात करें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लोगे तो चलेगा। बट डू नॉट लीव एवरीथिंग कि भाई बिल्कुल छोड़ दिया, या कुछ बिल्कुल पकड़ के बैठ गए कि मेरे को मैथ्स पसंद है तो मैं मैथ्स ही पढ़ूंगा पूरे दिन। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। जनरली मेन का पेपर लगभग बैलेंस आता है, तो आपको हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचने का कि ये चैप्टर तो मेरा वीक है तो छोड़ो, ये चैप्टर नहीं करता हूं, नहीं। हर चैप्टर को पढ़ के जाने का, जेडबल मेन के लिए। कोई भी चैप्टर आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरा बहुत वीक है, नहीं करूंगा, उसके बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे? इसलिए हर चैप्टर को पढ़ के जाने का। एडवांस का टेक्निक बिल्कुल अलग है। एडवांस में क्या होगा, एडवांस में आपको जो चैप्टर स्ट्रांग है उस पर ज्यादा काम करने का। और नीट की बात करें तो वहां भी वही है। हर एक चैप्टर आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। प्रॉपर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, आपका बोर्ड का भी काम आता है, बोर्ड में भी काफी काम आएगा, और कॉम्पिटेटिव में भी काम आएगा। तो नीट एंड जेडबलई मेन के लिए सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आपको सारे चैप्टर्स को बराबर फोकस करके बराबर ध्यान देना है सर। ओके 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 सर। और सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी ओके नीडेड टू गेट अ गुड रैंक, कितने घंटे पढ़ना चाहिए ना। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने आईआईटी क्लियर की थी तो मैंने 15 घंटे पढ़ता था, 10 घंटे पढ़ता था। तो सर कितना टाइम पढ़ना चाहिए, एंड टाइम टेबल क्या होना चाहिए, थोड़ा बताइए सर उसके बारे में। ओके, टाइम टेबल के जगह पहले टाइम की बात करते हैं। तो
एक होता है, कुछ लोग बोलते हैं मैं 15 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था, 10 घंटे पढ़ता था। फ्रैंकली स्पीकिंग 8 आवर ऑफ प्रॉपर स्टडी इज इनफ। 8 घंटे अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं तो दैट इज इनफ। अब प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करने का मतलब हुआ कि जो 8 आवर है वो 8 आवर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ होना चाहिए। बीच बीच में आपको गैप्स भी लेना है, ब्रेक्स भी लेने हैं, वो इस 8 आवर में काउंट नहीं होगा। तो 2-2 घंटे के 4 स्लॉट आप निकाल लीजिए, दैट इज इनफ ना। हो सकता है कि आप स्कूल भी जाते हो सकता है आपके पास डमी स्कूल हो, सपोर्ट स्कूल हो, या स्कूल नहीं जाते हैं, आपने ड्रॉप लिया हुआ है, तो अलग अलग सिचुएशंस है। तो अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो 8 to 10 आवर आप पढ़ाई करेंगे तो अपने 8 आवर का बैलेंस आ जाएगा। अगर आप स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल के बाद आपको 6 आवर का स्टडी करना चाहिए। तो स्कूल टाइम के अलावा आप 6 आवर अगर स्टडी करते हैं एवरी डे, और संडे आप ब्रेक ले सकते हैं, डजंट मैटर, तो वीक में एक बार आप ब्रेक भी लेंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के बाद थकान भी होती है, तो एनर्जी वापस लाने के लिए, गेन करने के लिए यू नीड टू हैव अ ब्रेक। पढ़ाई में हमेशा ब्रेक लेते रहिए, हर 2 घंटे पे आधा घंटे का, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। दैट इज गोइंग टू एनर्जाइज यू फॉर द नेक्स्ट स्लॉट। और जब जेडब्ल्यू का एग्जाम आ रहा है, जब नीट का एग्जाम आने वाला है, उसके 6 महीने, 3-4 महीने मिनिमम पहले से आप स्टार्ट करो 3 आवर का सीटिंग, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का होने वाला है। 3 घंटे तक लगातार आपका दिमाग चलना चाहिए इफेक्टिवली, और बिल्कुल फुल फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर आपकी प्रैक्टिस 2 घंटे की है तो 3 घंटा दिमाग नहीं चलेगा, इसलिए आपको यस। 3 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो एग्जाम के 3 महीने पहले आपको 3-3 घंटे की सीटिंग की प्रैक्टिस करनी है। उसके पहले 2 घंटे का प्रैक्टिस इनफ है। तो 2 घंटे का प्रैक्टिस, 15 to 20 मिनट का ब्रेक, फिर से 2 आवर का प्रैक्टिस। टाइम ओके। टेबल की बात आती है। टाइम हाँ। टेबल इज डिपेंड्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट, हर बच्चे के लिए अलग अलग टाइम टेबल होता है। तो वो आपको खुद से बनाना है कि व्हाट सूट्स यू। आई कैन नॉट टेल यू कि किस टाइम पे क्या पढ़ना है। एक जनरल आइडिया ये है कि सुबह उठ के पढ़ाई करोगे तो बेस्ट होता है। बट बच्चे क्या है, आजकल पूरे दिन सोते रहते हैं, रात में बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये कंफर्टेबल होता है, हमें अच्छा लगता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट टाइम टू स्टडी। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 o'clock, 5 o'clock, उस समय फ्रेश माइंड से अगर पढ़ाई करेंगे तो हमेशा एडवांटेज ही रहने वाला है। दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेस्ट। But if you cannot manage, then whatever, manage for 8 to 10 hour a day of study and that will be enough. Subject wise बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। बिकॉज आप, जैसा मैंने बोला, स्कूल जाओगे, कोचिंग जाओगे, होमवर्क होगा, असाइनमेंट होगा, टेस्ट होगा, तो बैलेंस हो जाता है। बस बहुत ही एकदम पूरा का पूरा टाइम किसी एक सब्जेक्ट में नहीं डालना है। तो टाइम टेबल आप अपना बनाइए, लेकिन उसको स्टिक करने का कोई गारंटी नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ वो चेंज होता रहेगा। जैसा जैसा आपका कंफर्ट जोन है उसके साथ करते जाइए, और थोड़ा अपने आप को पुश करो। बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं। कंफर्ट जोन में रहोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कंफर्ट जोन से निकलोगे तो ही कुछ फायदा होने वाला है। तो अपने आप को हमेशा पुश करो। अगर आपको लगता है मैं 6 घंटे ही पढ़ पाता हूं, तो 6.5 घंटा पढ़ने के ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि स्टडी फॉर 7 आवर, पुश योरसेल्फ फॉर 7.5 आवर। ऐसा नहीं कि 4 घंटे ही पढ़ता हूं और कल से अचानक मैं 12 घंटे पढ़ने लगूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो इंक्रीज योर टाइम ग्रेजुअली, सो दैट बॉडी को अडेप्टेशन आ जाए और धीरे धीरे आपका इफिशियंसी बढ़ेगा और अपने आप सिस्टम लाइन पे आ जाएगा। नो योर प्लस पॉइंट, नो योर वीकनेस, और ये सब चीजें टाइम टेबल है, इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी इंक्लूड करो। थोड़ा ना थोड़ा आधा घंटा का रोज स्पोर्ट्स एक्टिविटी चाहिए, और वो पबजी नहीं खेलने का है। पबजी खेलोगे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काउंट नहीं होता है। आपको कोई आउटडोर एक्टिविटी पे फोकस करना पड़ेगा। क्रिकेट भी अच्छा नहीं है, बैडमिंटन खेलो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, फुटबॉल खेलो, ताकि आधा घंटा पसीना बहाना है। इफ यू आर स्वेटेड आउट फॉर 30 minutes, योर डे इज गोइंग टू बी वेरी नाइस एंड यू विल एंजॉय योर स्टडीज। सो टेबल बनाइए, 8 to 10 आवर पढ़ाई कीजिए, और 30 मिनट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शुड बी देयर सर। ओके सर, दैट इज ग्रेट एडवाइस सर। तो सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है सर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइए सर। एक सिंपल सा बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिला के 90 to 100 चैप्टर्स होते हैं। यस। अब
यूजुअली जब बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों आपके मार्क्स कम आए, एवरीबॉडी सेज सर रिवीजन नहीं हो पाया था। ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। 100 चैप्टर्स का रिवीजन कैसे कर लेगा कोई भी? इट इज यस इम्पॉसिबल टू 100 चैप्टर्स। अगर आप दिन के 2 चैप्टर भी करते हो ना, जो कि वो भी इम्पॉसिबल है, दिन के 2 चैप्टर पे रिवाइज करो तो आपको 50 डेज लगेंगे। 50 डेज के बाद तो फर्स्ट डे वाला अपने आप भूल जाओगे। तो यस रिवीजन आपसे फर्स्ट मोमेंट पे नहीं हो सकता है। सो यू हैव टू मेक इट अ हैबिट दैट यू हैव टू रिवाइज एवरी सिंगल डे। हर रोज आपको जो भी चैप्टर्स पता है उनका रिवीजन करना है। अब बच्चे बोलते हैं सर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, मैं रिवीजन करूंगा तो और भी टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ दैट्स वेयर शॉर्ट नोट्स कम टू द प्ले। शॉर्ट नोट्स का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा चैप्टर 1 या 2 पेज में आ जाना चाहिए। छोटा छोटा लिखो, A4 शीट ले लीजिए और उस पर ड्रॉ कीजिए, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक चैप्टर के नोट 1 या 2 पेज में हो जाने चाहिए। उसके बाद एवरी डे यू कैन रिवाइज दैट। जो भी चैप्टर्स आपके हो गए वो चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स रखिए एंड एवरी सिंगल डे यू हैव टू रिवाइज दैट इन द मॉर्निंग। सुबह उठने का लोग पूजा पाठ करते हैं और आप वो शॉर्ट नोट लेके बैठ जाइए। अगर इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बना लोगे तो हर एक चैप्टर हमेशा आपके दिमाग में होगा। सारे के सारे चैप्टर्स हमेशा दिमाग में होंगे, क्योंकि 1-2 पेज पढ़ने में कुछ नहीं जाता है। मैं आपको बोलूं चैप्टर पढ़ लो, कॉपी उठाओगे तो पूरी एक कॉपी भरी होगी एक चैप्टर से। पूरी कॉपी कैसे रिवाइज करोगे एक चैप्टर के लिए? सही जबकि बात है। आपको देखा भाई पढ़ना है, 2 पेज पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करो। स्टार्टिंग में क्या होगा, एक एक चैप्टर ही पढ़ना होगा, फिर 2-2 चैप्टर पढ़ने होंगे, फिर 3 चैप्टर पढ़ने होंगे और धीरे धीरे अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। तो अपने आप बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। एंड ऑफ द डे साल भर 2 साल के बाद भी आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगने हैं। 1 घंटे में सारे के सारे 100 के 100 चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो शॉर्ट नोट बनाना है और उसको मॉडिफाई भी करते रहना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चीजें हमें डिफिकल्ट लगती हैं वो हम शॉर्ट नोट मिलके भाई ये डिफिकल्ट है, याद करना पड़ेगा, चलो नोट कर लेते हैं। 6 महीने के बाद लगा अरे ये तो बड़ा सिंपल था, इसको क्यों लिखा, यस उसको हटा देते हैं। तो मॉडिफाई भी होता रहेगा, शॉर्ट नोट और शॉर्ट होते रहेंगे। एवरी 3 मंथ एक बार शॉर्ट नोट को वापस से रिवाइव करो, वापस से रीराइट करो और उसको छोटा करते जाओ। फाइनली एग्जाम के डे पे देखोगे तो 10, 20, 50 पेज मैक्सिमम बचेगा आपके पास। उतना आप रिवाइज कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिवीजन डेली बेसिस पे आपको करना चाहिए, सो दैट लास्ट मोमेंट पे आपको प्रेशर ना हो। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं हो सकता है, ये एकदम क्लियर कट है। आई बीन टीचिंग फॉर 20 years और 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ मैं। मेजर प्रॉब्लम ये तो रिवीजन नहीं हुआ है और हर बच्चे को ये प्रॉब्लम, क्योंकि रिवीजन होने लायक काम ही नहीं है, अनडूएबल। तो आपको डेली का रूटीन बना के रखिए, लास्ट मोमेंट रिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए और उसके लिए शॉर्ट नोट बनाना ही पड़ेगा। तो वी कैन ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट्स विद दैट सर। थोड़ा अपन कोशिश करते हैं एक शॉर्ट नोट बना के बच्चों के लिए दे देते हैं ताकि बच्चे उसको यूज कर पाए। बिल्कुल तो सर। हाँ, तो बिल्कुल कुछ सर। करते हैं बारे में। सर इसके बारे में कुछ करते हैं, शॉर्ट नोट शेयर करेंगे बच्चों के साथ। बिल्कुल सर। नेक्स्ट। ओके सर, तो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना बहुत बच्चों ने भेजा है मुझे, ठीक है, काफी सारे बच्चों ने भेजा है। ये क्वेश्चन है, टू मेनी बैकलॉग्स। सर बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं क्लास 11th के अंदर, 11th तो वेस्ट हो गई है सर। अब क्या मैं आईआईटी या नीट के एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ क्या? 11th तो बर्बाद हो गई, अब बताइए। देखो डिफिकल्ट है बट यस डूएबल इफ यू आर हाईली मोटिवेटेड। अगर जी जान लगाने को तैयार हो तो नो डाउट हो सकता है। मैंने खुद ने 1 साल में किया। मैं आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउनशिप, तो हमें 12th तक तो पता ही नहीं होता था कि क्या करना है। 12th हो गया फिर देखेंगे। तो 12th के बाद यूजुअली बीएससी या बीए या बीकॉम के लिए बच्चे जाते हैं। तो आई ऑल्सो वेंट फॉर बीएससी ओनली। वहां गया तो पता चला कि अरे लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, एमएनआर का एग्जाम होता है। यूपी में उस समय एमएनआर के नाम से होता था एग्जाम, मोतीलाल नेहरू का। आईआईटी होता है, रुड़की का अलग एग्जाम हुआ करता था। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो 1 year इज डूएबल इफ यू आर कंप्लीटली मोटिवेटेड। आपको पता है डिसिप्लिन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पूरा एनर्जी लगा के करोगे तो किया जा सकता है। अब ये जो बैकलॉग वाला चैलेंज है उसमें प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को कि मेरा वो रह गया। अब जब तक मैं वो नहीं करूंगा मुझे आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो करते क्या है, बच्चे क्लास जाते भी है तो सुनते नहीं है कुछ ध्यान से। उनको लगता है मेरा पीछे छूटा हुआ है। घर पे भी जाते हैं
तो वो पुराना बैकलॉग ही सॉल्व करते रहते हैं, जो चल रहा है उसको छोड़ते जाते हैं। तो हो क्या रहा है कि पुराना आपका 30 चैप्टर का बैकलॉग है, जो चैप्टर चल रहा है उसको भी आप नहीं पढ़ रहे तो वो भी बैकलॉग में ऐड होता जा रहा है। तो दैट विल कीप ऑन पाइलिंग अप। तो एक बार को फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ कि हमारा कोई बैकलॉग है। आपने 11 पास किया है, एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, आपको कोचिंग गए हैं, सुना है लेक्चर, पढ़ाई नहीं करी कोई बात नहीं, एक बार लेक्चर सुना तो होगा। दैट विल हेल्प यू। नाउ डिवाइड योर टाइम इनटू 1:3 का रेशियो। वन पार्ट 25% ऑफ टाइम आप बैकलॉग में लगाइए, 75% ऑफ द टाइम आपको फोकस करना है जो करंट चल रहा है वो। क्योंकि जो आपको पढ़ाया जा रहा है अगर आप वो मिस कर रहे हैं फॉर द बैकलॉग, तो फिर कोई फायदा नहीं है। बैकलॉग इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो जो चल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए। जो चैप्टर क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, 75% ऑफ द टाइम उस पर जाएगा। बाकी का 1/4 टाइम में आप बैकलॉग करते रहिए। वो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता रहेगा और आपको जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता रहेगा वो अपने आप होता रहेगा। गुड। इफ यू थिंक कि पहले मैं बैकलॉग कर लूं और बाद में 12th पे आऊंगा, दैट इज इम्पॉसिबल, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो 12th का जो है उस पर ज्यादा टाइम लगाइए, उस पर फोकस कीजिए, वो सॉल्व करते रहिए। 11th का पार्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। सर ओके सर, दैट इज अमेजिंग एडवाइस। तो सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम टिप्स टू स्टे कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग माय आईआईटी और नीट प्रिपरेशन, विदाउट फीलिंग नर्वस। कि एंजाइटी होती है ना बच्चों को कि यार ऐसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो कॉन्फिडेंट कैसे रहे 2 साल या 1 साल की प्रिपरेशन के दौरान, ये बताइए सर। देखो बच्चों, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। तो थ्रू आउट द स्टडी टेन्योर, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, जो भी आपका स्टडी टेन्योर है, उसमें अगर आप कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा आगे पीछे, तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। एग्जाम में एंजाइटी कब होती है, नर्वसनेस कब होती है? जब आपका परफॉर्मेंस हमेशा खराब रहा हो या फिर फ्लक्चुएटिंग रहा हो, कि कभी 100 मार्क्स आते हैं, कभी 200 आते हैं, कभी 300 आते हैं। एग्जाम के डे में पता ही नहीं होगा कि आज क्या मार्क आने वाला है, 100 वाला दिन है, 200 वाला है या 300 वाला दिन। तो आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखना पड़ेगा और उसके लिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई रेयरली सी एनी स्टूडेंट जिसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होता है और वो एग्जाम के टाइम पे नर्वस हो। हल्का फुल्का तो सबको होने वाला है, यू कैन नॉट अवॉइड दैट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ जेडब्ल्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ब्यूटी वही है कि आपको थोड़ा नर्वसनेस तो होगा। भाई सचिन भी जाता होगा खेलने तो हल्का नर्वसनेस तो होगा, विराट कोहली भी खेलने नर्वसनेस होता कि यार आउट हो गए 0 पे तो क्या होगा। ऐसा नहीं कि कभी आउट नहीं हुए, बट ही इज कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ, ऐसे तो मैं हमेशा सेंचुरी मार ही देता हूँ, चलेगा, ऐसे फटाक से आउट नहीं होने वाला हूँ। वो कॉन्फिडेंस होता है, बट नर्वसनेस तो रहती ही है। अब परसेंटेज की बात है, नर्वसनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा कब होगी? जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, जब आपने पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई करी होगी तो नर्वसनेस नहीं होगी। इफ यू वांट टू अवॉइड दैट नर्वसनेस और एंजाइटी, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रॉपर्ली। अच्छे से पढ़ाई करोगे, नर्वसनेस नहीं होगी। अभी आपको लगता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे नहीं होगा अगर आपने 2 साल अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, बिलीव मी। और हल्का फुल्का तो चलता है, वो तो मजा आएगा कि आज एग्जाम देने जाने वाले हैं, आज क्या होगा देखेंगे। वो तो रिजल्ट आता है तो भी होता है। यस। तो हल्का तो रहता है, वो तो परफॉर्मेंस प्रेशर हमेशा रहता है। और इसीलिए जो परफॉर्मेंस आपका रेगुलर 2 साल रहता है, उससे थोड़ा कम परफॉर्मेंस ही जेडब्ल्यू में आता है। रेयरली कोई बच्चा होता है जिसके मार्क्स 200 आते हैं रहते हैं यूजुअली, और एग्जाम में जाके 220 आए। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका मार्क्स थोड़े कम आते हैं बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर। तो अगर प्रेशर हैंडल करना आता है तो यू विल परफॉर्म वेल, अदरवाइज तो प्रॉब्लम है। इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहिए, कंटिन्यूअस परफॉर्म करते रहिए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम के टाइम पे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके सर, दैट्स ग्रेट एडवाइस। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन मेरे पास आया था स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के लिए आया था कि केमिस्ट्री में कैसे करें। सब सबके लिए बता दीजिए सर, मतलब कि कैसे जनरली हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? बेसिकली स्टडी का पेडागोजी है, पढ़ने का तरीका है।
कि सबसे पहले तो आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। When I say notes, I mean your handwritten notes, your own written notes. ये नहीं कि सर ने भेज दिया नोट्स तो हमने जेरोक्स करा लिया या ऑनलाइन पढ़ लिया, वो नहीं। आपके खुद के लिखे हुए नोट्स होने चाहिए। उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। Now when we are going to solve a particular chapter के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उसके जस्ट पहले वो शॉर्ट नोट एक बार पढ़ लो एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, वो भी लेवल वाइज। ये नहीं कि सीधा मैं फरारी चलाने चल जाता हूं, नहीं, आपको पहले छोटी गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो स्टार्ट विद लेवल 1, देन गो टू लेवल 2, 3 एंड 4। ऑलवेज स्टार्ट विद लेवल 1 एंड व्हेन यू सॉल्व अ क्वेश्चन, डोंट सॉल्व इट जस्ट फॉर द आंसर। वो एग्जाम में करेंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा एक ही एम होता है, भाई मार्क्स मिल जाने चाहिए। जबकि हम घर पे सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को क्यों पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्यों बना है, इसका आंसर ये आया, इसमें और ट्विस्ट क्या हो सकता है। तो स्टडी अबाउट दैट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पीछे का बैक स्टोरी क्या है। अगर वो स्टोरी समझ जाओगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ऑलवेज स्टार्ट विद लेवल 1, देन 2, देन 3, देन 4 और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करनी। अब प्रैक्टिस करते टाइम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको लगता है अरे ये तो मस्त क्वेश्चन है, ये तो बहुत मजा आया, या बहुत अच्छा है, या टफ क्वेश्चन है, हो सकता है मैं भूल जाऊं। उन क्वेश्चंस के लिए डायरी मेंटेन करके रखो। उस डायरी में हाथ से खुद से लिखो वो क्वेश्चन, उसका आंसर और बैक पेज पे उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन के साथ कभी भी सोल्यूशन नहीं लिखना चाहिए। क्वेश्चन एक साइड, सोल्यूशन दूसरे साइड पीछे, ताकि आपको क्वेश्चन देखने के साथ में सोल्यूशन ना दिखे। तो इसको फ्लैश कार्ड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सामने क्वेश्चन होगा, पीछे उसका आंसर और सोल्यूशन होगा, ताकि बाद में जब रिवाइज करना हो तो हमें सिर्फ क्वेश्चन दिखे। ट्राई करो सॉल्व करने का, हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो बैक क्लिक करके आप सोल्यूशन देख सकते हैं। दूसरी बात, डू नॉट सॉल्व टेंस ऑफ क्वेश्चंस, टेंस ऑफ बुक्स। सॉल्व जस्ट वन सोर्स ऑफ क्वेश्चंस। कोई भी एक सोर्स पिक कर लो, मैक्सिमम 2। होता क्या है, बच्चा सर 10 बुक उठा लेता है, पापा ये भी मंगा दो, मम्मा ये भी मंगा दो, सर से वो ले आए, दोस्तों से वो ले आए, सारी बुक बैठ के सॉल्व करने लगे। हर बुक से करते क्या है बच्चे, 10-10, 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उनको लगा मेरे तो 100 क्वेश्चन हो गए। वो नहीं करना है। जो भी एक बुक या कोई एक सोर्स ऑफ क्वेश्चन पिक करो, उसको कंप्लीट करो। अगर आपने एक बुक उठाई है, उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, तो भी सेकंड बुक पे जाने से अच्छा है उसी बुक को वापस से सॉल्व करो। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारा मेन पर्पस वही होता है कि किस तरह से आंसर मैच कर जाए एबीसीडी में से और आगे बढ़ा जाए। जब दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसके पीछे का स्टोरी क्या था, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाया है, इसमें कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें समझ में आती है। बिकॉज यू सी, टीचर्स जब क्लास में होते हैं तो टीचर्स को क्वेश्चन तुरंत क्लिक करता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि उसने उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बहुत बार किए हुए हैं, तो उनको उनका कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग है कि क्वेश्चन क्यों आया, कैसे आया। नए क्वेश्चंस भी टीचर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस है बहुत सारी। तो उनको प्रैक्टिस की वजह से बैक ऑफ द माइंड उनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, उनको चीजों की समझ ज्यादा है। तो वो समझ तब आएगी जब क्वेश्चन आप 2 बार सॉल्व करोगे। तो आई सजेस्ट कि चूज ओनली वन सोर्स ऑफ क्वेश्चंस। उसमें 10,000, कोई भी बुक उठाओगे 10,000 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं। तो 10,000 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया एक सब्जेक्ट में, इनफ है, उसको वापस से रिपीट कर लो। इन वेरी रेयर सिचुएशंस यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट। और नीट के बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, एनसीईआरटी बुक है, वो पूरा का पूरा पढ़ना है। एनसीईआरटी पे बेस्ड एक्स्ट्रा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, बहुत सारी बुक्स आजकल आ गई हैं और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से समझो उसको और उसके बेस पे आपको पढ़ाई करनी। तो प्रैक्टिस में 10 जगह नहीं जाना है, आपको एक ही सोर्स पे स्टिक करना है और लेवल डाउन से लेवल अप। ये नहीं कि बार बार जंप करे, 2 क्वेश्चन यहाँ किया, 2 क्वेश्चन वहां किया, वैसा नहीं करना है। और प्रैक्टिस स्टार्ट करने के पहले उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़ के ही बैठ। सर ओके सर। तो सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट टिप्स टू इम्प्रूव माय परफॉर्मेंस इन द मॉक टेस्ट, है ना। बच्चे बहुत सारे देते रहते हैं मॉक टेस्ट, एक के बाद एक के बाद एक।
तो कैसे मॉक टेस्ट को देना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए और कैसे उसे एनालाइज करें टेस्ट देने के बाद में, तो ये थोड़ा बताइए सर। हर टेस्ट के बाद आप 3 घंटे का टेस्ट हुआ, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेने का, फिर वो 1 घंटा वापस उस पेपर को लेकर के बैठो और देखो आपने क्या सही किया और क्या रॉन्ग किया। Whatever correct and wrong you have done, you have to look at that question कि हमने क्या सही किया है और क्या रॉन्ग किया है। उसके बाद क्या होगा, क्यों रॉन्ग, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए वो क्यों रॉन्ग हुए हैं वो आपको देखना है। तो इन 5 to 10 टेस्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका कौन से चैप्टर में या किस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। और ऐसी जगहों पे ये एनालिटिक्स जो होता है ऑनलाइन वो बहुत काम आता है। तो अगर आप देखोगे तो ब्रेन फ्लेक्स पे हर टेस्ट के बाद आपका एक रिपोर्ट जनरेट होता है कि आपका ये वाले चैप्टर में आपका ये परफॉर्मेंस था और ये टेस्ट के बाद आपका ये परफॉर्मेंस अप हुआ है या डाउन हुआ है। लास्ट के 10 टेस्ट में आपने कौन सा चैप्टर वीक किया है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है, एक एक चैप्टर का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो अब ये चीज चैप्टर लेवल पे पिछले 10 टेस्ट का मैनुअली करना किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। आप खुद भी जज नहीं कर पाओगे कि लास्ट के 10 मॉक टेस्ट में कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन थे और मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने राइट किए, कितने रॉन्ग किए। करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम उसमें चला जाएगा, उससे अच्छा उसको पढ़ाई पे लगाइए। तो लेट द टेक्नोलॉजी हेल्प यू, एंड उसके हेल्प से आपको पता चलेगा कि कहाँ आपका वीकनेस है और उस पर आपको काम करने की जरूरत है। तो टेस्ट का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विल टेक एटलीस्ट एन आवर, 1 घंटा वापस से बैठो टेस्ट पे और देखो क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा, खुद बैठोगे तो 1 घंटा लगेगा, बट वो इंपॉर्टेंट है। और जब आपको अपने वीक एरियाज पता चलेंगे, आप उस पर काम करोगे तो अपने आप इंप्रूवमेंट होता रहेगा। और मॉक टेस्ट तो यू हैव टू टेक इनफ मॉक टेस्ट, यू हैव टू टेक इनफ मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लिखोगे उतना ज्यादा आपको एडवांटेज है ना। मॉक टेस्ट इज नॉट द ईयर लॉन्ग प्रोसेस, वो लास्ट मोमेंट पे ही होना चाहिए। लास्ट के 6 मंथ, लाइक दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द मॉक टेस्ट। वी स्टार्ट मॉक टेस्ट इन जनवरी फर्स्ट वीक। जनवरी फर्स्ट वीक में ही आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, अभी तक क्या था, एग्जाम जनवरी में होता था तो मॉक टेस्ट हमारा अक्टूबर में चालू होता था। इस बार डिले हुआ है तो हमने मॉक टेस्ट जनवरी में स्टार्ट किया। ब्रेनफ्लिक्स पे भी वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉक टेस्ट ऑन 26th of January। तो हर वीक 2-2 मॉक टेस्ट ओपन होगा जो आप खुद से लिख सकते हैं। और उसका एनालिटिक्स तो आपको इनफ मिलने वाला है। तो आफ्टर यू राइट 2-3 पेपर यू विल गेट टू नो कि आपका कौन सा चैप्टर, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, क्या स्ट्रांग है। तो दैट विल हेल्प अ लॉट टू द स्टूडेंट्स सर। ओके ओके सर। सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ना, आप थोड़ा बताइए अपने प्लेटफॉर्म के बारे में ना, ब्रेनफ्लेक्स 360 जो प्लेटफॉर्म है, थोड़ा बताइए उसके बारे में, एंड हाउ द स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म ब्रेनफ्लेक्स 360। ओके, तो जैसा मैंने बोला कि लर्निंग में 2-3 पार्ट होता है। एक होता है प्रिपरेशन, एक होता है प्रैक्टिस और एक होता है टेस्टिंग। तो लर्निंग को वी कॉल प्रिपेयर, practice को we call practice, and testing को we call perform. The platform is based on 3 pillars, that is prepare, practice, perform. और इसका रिजल्ट क्या आता है, प्रोग्रेस। अल्टीमेटली यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। प्रिपरेशन में वी हैव पुट द वीडियो लेक्चर्स ऑफ द टीचर्स फ्रॉम IITs। मैथ्स में मेरा खुद का लेक्चर है, आई एम फ्रॉम IIT बनारस। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में जो टीचर हैं, ही इज हिमसेल्फ फ्रॉम IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस, JEE एडवांस ऑल इंडिया रैंक 102। और बायोलॉजी में जो लेक्चर्स हैं वो अभी अपलोड नहीं हुए हैं। इट विल टेक 2-3 more months एंड दे आर फ्रॉम द डॉक्टर्स, द 2 डिफरेंट डॉक्टर्स आर रिकॉर्डिंग दोज लेक्चर्स। तो प्रिपरेशन का जो बात है वो अपनी कोचिंग में कर सकते हैं आप। अगर कोचिंग अवेलेबल नहीं है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस काफी डिटेल में बनाए हुए हैं, थोड़े बोरिंग हो सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट फन। देखो, JEE का तैयारी, नीट का तैयारी बहुत कॉम्पिटेटिव है। नीट वाले बच्चों को पता होगा कि अभी इस बार नीट में 720 आउट ऑफ 720 3 बच्चों के, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि ये इतना कॉम्पिटेटिव लेवल कहां से आ रहा है। लोग कह रहे थे कि कोविड के टाइम पे कुछ नहीं होगा, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। सर, नीट का बेस्ट स्कोर इसी साल आया, IIT एडवांस का बेस्ट स्कोर इसी साल आया है और JEE मेन का भी इसी साल आया। तो पढ़ने वाले बच्चों ने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया है।
तो दिस वर्क लाइक अ चार्म फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ाई करनी थी। जिन्होंने पढ़ाई करनी थी उन लोगों ने पूरा एनर्जी लगाया, पूरा एफर्ट लगाया, टाइम का यूटिलाइजेशन किया और अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो हमें प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अच्छे टीचर्स का लेक्चर है, उसको आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड पार्ट हूँ जिस चैप्टर का जिस कॉन्सेप्ट ना हो उस कॉन्सेप्ट में जाकर के प्रैक्टिस का बटन चालू हो जाएगा। लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिस में सपोज अगर आप कंटिन्यूसली क्वेश्चन राइट करने लगे तो अपने आप डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाएगा। दैट वी कॉल अडैप्टिव प्रैक्टिस। और अगर कंटिन्यूसली आप क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो तो अपने आप लेवल डाउन होता जाएगा। तो AI/ML का यूज करके हमने थोड़ा उसमें प्लस माइनस किया है सो दैट अपने आप आपको टाइम वेस्ट ना हो, आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस मिले। थर्ड सेक्शन होता है टेस्टिंग, परफॉर्म। परफॉर्म में आप जाओगे तो यू कैन क्रिएट अ टेस्ट फॉर योरसेल्फ। आप खुद अपने लिए टेस्ट बना सकते हो। सपोज आज संडे है, कल संडे है, कल मेरा एक टेस्ट है स्कूल में या कोचिंग में, तो मेरे को आज देखना है कि मेरी तैयारी कैसी है। आप खुद अपने लिए टेस्ट पेपर बना सकते हैं और वो टेस्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, परफॉर्म। और फाइनली द बेस्ट पार्ट जो मैंने पहले बात किया अभी, एनालिटिक्स। आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट निकल के आएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक में कैसा परफॉर्मेंस है। आपको कौन से चैप्टर की पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, वो सारा आएगा। और वो हर बच्चे के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन होगा क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। देन आफ्टर योर परफॉर्मेंस, system will automatically generate an assignment individually for every single student. अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे के लिए अलग अलग असाइनमेंट जनरेट होती है क्योंकि हर बच्चे का कैपेसिटी, हर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है। तो वो एक आपके लिए पेपर जनरेट करेगा सिस्टम, और साथ में आप खुद के लिए भी पेपर जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे तरफ से भी पेपर उस पर पुश होते रहते हैं। जो मैंने बताया वो पेपर कॉमन होंगे सबके लिए, एवरीबडी कैन टेक दोस पेपर। तो बेसिकली पढ़ाई की बात है, आप अपने टीचर्स के साथ कर सकते हैं या हमारे वीडियो देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए अनलिमिटेड क्वेश्चंस है, वी हैव लाइक 2 लाख क्वेश्चंस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो इनफ क्वेश्चंस है आपके प्रैक्टिस करने के लिए। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए उसमें। टेस्ट खुद के लिए बना सकते हैं, टेस्ट आपके फ्रेंड्स बना सकते हैं, आपके टीचर्स आपके लिए बना सकते हैं। और फाइनली एनालिटिक्स, जितना डिटेल इसमें पता चलेगा उसके हिसाब से यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा ये चैप्टर वीक है और मेरे को इस चैप्टर पे ज्यादा काम करना है। मेरा ये चैप्टर स्ट्रांग है, मेरे को चलेगा, ये चैप्टर अभी मैं नहीं पढ़ूंगा तो भी। सो दिस इज आवर प्लेटफॉर्म इन अ नटशेल। तो काफी यूजर फ्रेंडली है, काफी डिटेल एनालिटिक्स और काफी टू द पॉइंट है। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। और सर के लिए हमने डिस्काउंट भी रखा हुआ है आपके स्टूडेंट्स के लिए। तो एक कूपन हमने क्रिएट किया है, दैट इज केमिस्ट्री वाला 500। वो कूपन अगर स्टूडेंट्स आपके डालते हैं तो उनको अलग से 500 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। प्रोडक्ट का प्राइस हमने काफी कम रखा हुआ है। द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 8, 9, 10,000 रुपीज। हमने प्रोडक्ट का प्राइस ही 1200 रुपीज रखा हुआ है। और नीट के बच्चों का जो प्राइस पॉइंट है दैट इज 1000 रुपीज, उसमें भी 500 रुपीज और माइनस हो गया। तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द होल प्लेटफॉर्म ऑफ द लेक्चर्स। लगभग 1500 आवर्स ऑफ लेक्चर है, 1500 घंटे का रिकॉर्डिंग है उसमें, सारे सब्जेक्ट मिला करके। 2 लाख क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। आप पुराने सालों के नीट के, जेई के, मेन के, एडवांस के पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। सब कुछ आपको कितने में मिल रहा है? एक स्टारबक्स की कॉफी में। एक स्टारबक्स की कॉफी आप पियोगे, 500-600 रुपीज लगते हैं, उतने में आपको ये सारी चीजें मिल रही है। तो आइडिया इज कि वी हैव टू रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, जो चीजों को अच्छे तरीके से जजमेंट नहीं ले पाते हैं, जिनके पास अच्छे मेंटर्स नहीं हैं, और जिनके पास मेंटर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी का यूज करके उनके वीक एरिया, उनके स्ट्रॉन्ग एरिया, उनको सजेस्ट करना है कि आपको क्या काम करना है, ये सब बताना। सो काफी चीप रखा हुआ है और सर के स्टूडेंट्स के लिए तो काफी चीप हो गया। सो दैट इज अबाउट द ब्रेनफ्लेक्स। और सिंपल सा है, आप ऐप यूज कर सकते हैं, वेब यूज कर सकते हैं। ऐप में देखेंगे तो ब्रेनफ्लेक्स 360 नाम से सर्च करेंगे, यू विल फाइंड आवर ऐप ऑन द गूगल प्ले स्टोर। और अगर वेब पे यूज करना हो तो student.brainflex360.com।
ये भी ना याद हो तो सीधा brainflex360.com पे जाएंगे, वहां पे स्टूडेंट पे लिंक करेंगे, अपने आप आपको वो प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा। तो वी हैव एट एज वेल एज द वेब। सर हाँ सर, आपका प्लेटफॉर्म मैंने खुद देखा है, ब्रेनफ्लेक्स 360। इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट्स गो गेट द बेनिफिट, ठीक है। और सर ने आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड दिया है आज के हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो यू कैन यूज दैट कूपन कोड एंड गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो सर क्वेश्चंस तो सर बहुत सारे आए थे, बट बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम हम इतने ले पाएंगे आज तो। So hopefully we will take, we will have another session soon with for our students. और थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस सर, है ना। आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ है आपकी गाइडेंस से आज। तो इसी के साथ विल एंड द लाइव टुडे, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द लाइव। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। यस सर, माय प्लेजर सर, माय प्लेजर।